हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम एक्सप्रेशन ढूंढने वाले हैं और आज दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के साथ। तो ठीक है, हमने मोमेंटम पढ़ा है जो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ये जो लीनियर मोमेंटम है हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें जो रोटेशनल मोशन होता है और जो लीनियर मोशन होता है उसमें कुछ एनालॉगस क्वांटिटीज हमें मालूम है। जैसे कि लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल में पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही उसमें फोर्स पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम टॉर्क पढ़ते हैं। उसमें लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ये सारी चीजें क्या है, एनालॉगस है। ठीक है, एक होती है हमारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसी का एनालॉगस क्वांटिटी होती है रोटेशनल मोशन में जो होता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो काम लीनियर वेलोसिटी करती है लीनियर मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है रोटेशनल मोशन में। तो इधर लीनियर वेलोसिटी रहेगी तो इधर क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी। और जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में वैसा ही काम, सेम एनालॉगस काम किसका होता है, एक टर्म हमने पढ़ी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मास किससे एनालॉगस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मतलब जो काम मास का होगा लीनियर मोशन में वही काम किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू एंगुलर मोमेंटम इन एंगुलर या फिर रोटेशनल मोशन। तो इसको कंपेयर करके हम फॉर्मूला लाना है हमें कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तो जस्ट हमने कंपेयर करके निकाल लिया, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा एक्सप्रेशन उसके लिए ढूंढना है। तो चलिए अभी एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। देखो डायग्राम निकाल के रखा है। डायग्राम में है रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी क्या करने वाली है, रोटेट होने वाली है। कौन से एक्सिस के अबाउट, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट ओ में से पास होगा। और कैसे घूम रही है वो बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते वक्त उसका क्या कांस्टेंट रह रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लाना है। ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, ओमेगा की एक ही वैल्यू पुट करनी है। तो इस रिजिड बॉडी को रोटेट करते वक्त हमें उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मानना होगा, कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, पहला स्टेटमेंट बनेगा कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, is rotating about an axis passing through point O। ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है कौन से एक्सिस के अबाउट, ऐसे एक्सिस के अबाउट जो O पॉइंट में से पास हो रहा है। और वो एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन समझ लो वापस। पहला स्टेटमेंट क्या लिखना होगा आपको, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, क्या कर रही है वो, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। अभी एक्सिस किधर है, पासिंग थ्रू पॉइंट O। और कैसा है एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना भी लिखेगा, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O चल जाएगा। पासिंग थ्रू पॉइंट O इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कैसी रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रही है। और रोटेट होते हुए उसका क्या कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है जो पिछले एक्सप्रेशंस में भी हमने यूज किया है, क्या, द रिजिड बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये रिजिड बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही है दूसरा स्टेटमेंट, बार बार उसको रिपीट करने का जरूरत है नहीं। तो अभी जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, तो पार्टिकल्स के बारे में लिखेंगे। क्या करेंगे, लेट m1, m2, m3 up to mn
बी द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, बी द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स किधर है? एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3 अप टू rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, ये जो पार्टिकल है पहला जिसका मास m1 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r1 कहाँ से? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पार्टिकल है जिसका मास m2 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उसी तरह से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 और इस लास्ट वाले का r है। ठीक है, तो वही लिखा है हमने कि m1, m2, m3 अप टू mn बी द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कहाँ पे है? एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3 अप टू rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी फोर्थ स्टेप, ये बॉडी जब रोटेट हो रही है, रोटेट होते वक्त उसका हम एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तब बॉडी व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स, जब रिजिड बॉडी रोटेट होने लग जाएगी, देन पार्टिकल्स विल परफॉर्म कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। अलग अलग पार्टिकल, इस पार्टिकल का सर्कल थोड़ा छोटा होगा, इस पार्टिकल का सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूमने लग जाएंगे। ठीक है, व्हेन द रिजिड बॉडी रोटेट्स पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन उस वक्त पे क्या रहेगा? द एंगुलर वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पूरे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट बट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है लिखना। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि v होता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हर एक पार्टिकल का जो सर्कल है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक सर्कल का रेडियस अलग है। ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन रेडियस अलग होने की वजह से हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट है कि व्हेन द रिजिड बॉडी रोटेट्स द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट बट लीनियर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट। तो अभी जो डिफरेंट है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लेट v1, v2, v3 अप टू vn। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना है? पहले mv लाना है। ठीक है, तो पहले लीनियर मोमेंटम निकालेंगे और एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम एकदम सिंपल भाषा में, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि फोर्स होता है एक क्वांटिटी लीनियर मोशन में, दूसरी क्वांटिटी होती है टॉर्क रोटेशनल मोशन में, दोनों एनालॉगस है। तो ठीक है, तो टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन में जो फोर्स की जैसा काम करता है, तो टॉर्क को क्या बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच के रिलेशन में क्या बोलेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जब जब मोमेंट ऑफ वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं? आर बार से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पीछे जाते हैं थोड़ा। टॉर्क को कैसे लिखते हैं हम? टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। टॉर्क इज इक्वल टू एफ बार होता है फोर्स, और ये जो आर बार होता है ना उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म क्या होता है? बॉडी में ऐसा पॉइंट, समझो ये बॉडी है एक्स से, इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है या फिर जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, और टॉर्क को कैसे बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वैसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मतलब क्या? आर बार क्रॉस और लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ उतने वर्ड के लिए हम क्या करेंगे? आर बार क्रॉस, इतना टर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट आप ध्यान में रखो, ये यूज करना है हमें आगे। तो पहले लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद में एंगुलर निकालेंगे। ठीक है, तो लेट v1, v2, v3 अप टू vn बी द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बी द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स।
तो चलिए फर्स्ट निकालते हैं। v1 इज इक्वल टू क्या है, r1 इंटू ओमेगा। ओमेगा 1 नहीं लिखा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैं v2 लिखूंगा r2 ओमेगा, उसी तरह से vn लिखूंगा rn ओमेगा, ठीक है। अभी वेलोसिटी निकल गई, अभी निकालेंगे लीनियर मोमेंटम, अभी निकालेंगे लीनियर मोमेंटम। 7 लेट p1 p2 p3 अप टू pn बी द लीनियर मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स, प्लूरल फॉर्म है, बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। तो पहले का लिखेंगे p1 इज इक्वल टू m1 v1, ठीक है, इसी को लिखूंगा मैं m1 v1 की जगह पे r1 ओमेगा, ठीक है, बराबर है, ऊपर से v1 की जगह पे r1 ओमेगा। p2 उसी तरह से निकालेंगे m2 r2 ओमेगा, उसी तरह से pn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा लीनियर मोमेंटम। अभी है एंगुलर मोमेंटम की बारी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में कैसे लिखूंगा, देखो एंगुलर मोमेंटम is defined as moment of linear momentum, ठीक है, ये है। इसके लिए ये मोमेंट ऑफ वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में एल बार इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मतलब आर बार क्रॉस, और आगे है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब ई बार, ठीक है। अब हमें इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए अभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद होना चाहिए। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, 11 स्टैंडर्ड। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब साइन फंक्शन आता है, मतलब आरपी साइन थीटा आएगा, ठीक है। थीटा मतलब क्या, आर वेक्टर और पी बार वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अभी देखना ये आर है और ये पी की डायरेक्शन है। जब बॉडी रोटेट करेगी ना तब ये एंगुलर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन और इस आर बार की डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। मतलब बॉडी जब रोटेट करने वाली है तो हर एक पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है उस लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन और ये जो आर बार है हर एक पार्टिकल के लिए, इन दोनों के बीच के एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सो इन रोटेशनल मोशन, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या है, L इज इक्वल टू R इंटू पी, क्योंकि L बार का मैग्नीट्यूड L लिखेंगे, साइन 90 थीटा अगर 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाता है, तो L आ जाएगा R इंटू पी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ करता हूँ आगे का लिखने के लिए। तो जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम, तो हम लीनियर मोमेंटम तक आ गए हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम तक हम आ गए हैं। अभी जाएंगे एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर अभी एंगुलर मोमेंटम मान लेंगे हम हर एक पार्टिकल के लिए। लेट L1, L2 up to Ln be the angular momenta of the particles, ठीक है। तो L1 कैसे निकालेंगे, R1 इंटू P1, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इंटू पहले पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो क्या आ जाएगा, R1 इंटू P1 क्या है, P1 है M1 R1 ओमेगा, M1 R1 ओमेगा। इसको ठीक से लिखेंगे, M1 R1 इंटू R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, L2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से Ln इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, सबकी एडिशन कर दो अप टू Ln, ठीक है। तो अभी देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 मतलब M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा अप टू प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। चलिए जो जो कॉमन निकलता है उसको निकालेंगे कॉमन। अभी देखो देयरफॉर
एल इज इक्वल टू, ये ओमेगा बाहर कॉमन निकालता हूँ मैं, अंदर देखो क्या आ जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस 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 mn स्क्वायर स्क्वायर के बाद ओमेगा। इसको ठीक से लिखता हूँ, देखो ये किस क्या लिख सकता हूँ मैं, समेशन आई रनिंग फ्रॉम n1 to n mi r स्क्वायर ओमेगा। और ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो अभी हमें मालूम हो गई है कि ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था और वही फॉर्मूला हम ला सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे L बार इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में ये बना रिलेशन, स्केलर फॉर्म में ये बना। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, देखो I मतलब केजी मीटर स्क्वायर होता है और ओमेगा मतलब पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड का जो है वो भी ले लेंगे अपन, चलो रेडियन पर सेकंड, ये बन जाएगा इसका यूनिट। करेक्ट है, और डायमेंशन जो बनेंगे, देखो डायमेंशन बहुत सिंपल है, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन हमें मालूम है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अभी इसका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो L होता है R इंटू पी, पी का डायमेंशन है L1 M1 T। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन ला सकते हैं। करेक्ट है, इस तरह से हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स के लिए ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अभी हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वही इससे पहले आपने पढ़ा है क्लास 11 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसमें कोलिजन वगैरह पढ़ा था आपने। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज मतलब क्या, जो सिस्टम है, 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज मिलके जो सिस्टम बनने वाली है, उस पे बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होने वाला है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ये था हमारा लीनियर मोमेंटम का लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपने कोलिजन में पढ़ा था। ठीक है, द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ऐसे 3 केसेस आपने उसमें पढ़े थे फोर्थ चैप्टर में। तो सेम है, एनालॉगस हमें एक रूल बनाना है, एक लॉ बनाना है, लेकिन वो किसके लिए बनेगा, अभी वो बनेगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हम कंपेयर करते हैं, जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ था उसमें हमने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है। तो इसमें क्या बोलेंगे, फोर्स की जगह पे एनालॉगस क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स की जगह पे एनालॉगस क्वांटिटी है टॉर्क। तो इसमें क्या बोलेंगे, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। बॉडी क्यों, क्योंकि सिस्टम ऑफ जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के मिलके बॉडी बनी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 और इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम में होता था कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर में क्या हो जाएगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सेम है, कंपैरिजन करके ही हमें डेफिनेशन बनाना है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ या फिर वो लॉ लिखता हूँ, क्या है, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन rotating rigid body is 0, then the angular momentum of the body remains constant। ठीक है,
या फिर दूसरा बता सकते हैं, क्या बोलेंगे हम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग rigid body, then angular momentum of body is conserved. इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो एक बॉडी है जो रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है, और रोटेट होते वक्त उस पर अभी बाहर का कोई भी फोर्स कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो रोटेट होते वक्त उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा, उसके मास और वो जो पार्टिकल का मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, और रोटेशन की वजह से उसके पास कुछ तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। मतलब कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेटिंग बॉडी के पास। अगर वो उस रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क नहीं लग रहा है, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा बॉडी का। ठीक है, इसको हम अभी प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करते हैं, वी नो, हमें मालूम है, क्या मालूम है, वी नो क्या, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। ठीक है, इधर नीचे लिख देंगे फिर, वेयर एल बार इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, पी बार इज द लीनियर मोमेंटम, आर बार इज मोमेंट आर। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, इसका चेंज निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, और बाद में उसको 0 बताएंगे। कैसे वो बताता हूं, देखो, देयरफॉर चेंज कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dl बार बाय dt इज इक्वल टू ddt ऑफ r बार क्रॉस p बार। ठीक है, अभी जब बॉडी रोटेट होती है तो ये जो r बार है, मतलब पोजीशन वेक्टर मान लो, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, मतलब r बार चेंजिंग क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। p बार, ठीक है, अभी जो लीनियर मोमेंटम है, मास तो कांस्टेंट है लेकिन लीनियर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी का ये लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है, मतलब दोनों क्वांटिटीज चेंज होती है, तो दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो u इंटू वी रूल लगाते हैं, देयरफॉर dl बार बाय dt इज इक्वल टू r बार एज इट इज इंटू दूसरे का डेरिवेटिव dp बार बाय dt प्लस p बार एज इट इज इंटू क्या करेंगे, dr बार बाय dt। करेक्ट है। अब इधर ठीक से देखो, सर्कुलर मोशन याद करो, सर्कुलर मोशन में जो मैथमेटिकल मेथड है, ये जो dr बार बाय dt है, पहले हमने क्या किया था, मैथमेटिकल मेथड में पोजीशन वेक्टर निकाला था, उसको बोला था r बार, और उस पोजीशन वेक्टर को एक बार अगर हम डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, लीनियर वेलोसिटी। तो dr बार बाय dt क्या हो जाता है, लीनियर वेलोसिटी। तो मैं इधर लिखता हूं, बट dr बार बाय dt इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से इसको ठीक से देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dp बार बाय dt इज इक्वल टू फोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन कैसे हो जाएगा, देयरफॉर dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार प्लस p बार क्रॉस ये dr बार बाय dt की जगह पे v बार। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर dl बार बाय dt इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, प्लस p बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, p बार क्या है, लीनियर मोमेंटम, जिसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी बार। करेक्ट है, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्रॉस v बार, इसको एक ब्रैकेट में रखता हूँ। अभी क्या है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये बोलता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एवरी वेक्टर विथ इटसेल्फ
द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एवरी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0। हमने ये रूल पढ़ा है, आई बार क्रॉस आई बार इज इक्वल टू 0, जे बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू 0, के बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू 0। तो वैसे वी बार क्रॉस वी बार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर मैं नीचे लिख सकता हूँ dl बार बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क प्लस 0। ये 0 तो मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा। तो फिर फाइनल में कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल में लिख सकता हूँ देयरफॉर dl बार बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क। न्यूटन का सेकंड लॉ जैसा था वैसा ही ये हमें मिल गया। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द टॉर्क। ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ से हम कंपेयर कर सकते हैं। इधर क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। करेक्ट है। बट इफ अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, बट इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, देन क्या हो जाएगा, dl बार बाय dt इज इक्वल टू 0। अभी डेरिवेटिव कितना आया, 0। डेरिवेटिव 0 किसका आता है, डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का आता है। तो देयरफॉर हम इधर लिख सकते हैं कि L बार क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका क्या आया, देखो टॉर्क की वैल्यू 0 पुट कर दी, मगर अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो dl बार बाय dt इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव 0 कब आता है, जब क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा। डेरिवेटिव 0 आएगा मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसी का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इस तरह से हमने क्या कर दिया है, उसको प्रूव कर दिया है। क्या मालूम चाहिए, dr by dt is equal to velocity, dp bar by dt is equal to force। हर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ 0 होता है और r बार क्रॉस f बार क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है। तो अगर समझो, अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1। ठीक है। इस बॉडी का कुछ कारण की वजह से कुछ देर बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I2, तो अपने आप उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्या हो जाएगा, समझो मान लो पहले ये, अगर I1 किसी कारण से बढ़ गया तो ओमेगा 1 कम हो जाएगा। मतलब मान लो इफ I2 इज ग्रेटर देन I1, पहले I1 था I2 हो गया और I2 बढ़ गया तो ओमेगा 2 अपने आप क्या हो जाएगा, ओमेगा अपने आप कम हो जाएगा। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है, वो जो बैले डांसर्स वगैरह होते हैं, जो आइस स्केटर्स पे डांस करने वाले होते हैं आइस पे, उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखो वो घूमते हैं खुद के अबाउट, खुद के एक्सिस के अबाउट घूमते हैं। जब उनको तेजी से घूमना हो, जब बैले डांसर हो, आइस पे डांस करने वालों को अगर तेजी से घूमना होता है ना, तो अपना पूरा जो बॉडी है वो ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एकदम क्लोज टू द बॉडी रखते हैं, वो अपनी बॉडी को बंद कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। ठीक है। तो जो घूमते हैं अगर बॉडी को छोटी कर लेंगे तो आई कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी अगर ऐसी छोटी रही तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर नहीं रहेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की जितना क्लोज उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा और वो बैलेंस डांसर जोर जोर से घूमने लग जाएंगे। ठीक है। अगर उनको रुकना है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने हाथ और पैर ऐसे फैलाने लग जाते हैं। हाथ और पैर जब फैलाने लग जाते हैं तब क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दूर दूर तक जाता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर तक जाता है तो क्या हो जाता है, आई बढ़ जाता है, आई बढ़ जाता है। आई अगर बढ़ गया तो अपने आप उनका जो रोटेट होने का स्पीड है ना, वो कम हो जाता है। मतलब क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही वो अपने हाथ पर फैला देते हैं, उनका रोटेशन का स्पीड कम होने लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनमें लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया जाता है। वो तो सिर्फ एक एग्जांपल था। वैसे ही जो स्विमिंग करते हैं, जो ऊपर जाके स्विमिंग के पैर पे खड़े रह के जो नीचे गिरते हैं,
वो जब नीचे गिरते हैं तो खुद को ऐसा छोटा कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा रोटेशन हो जाती है उनकी हवा में, और पानी को टच करने से पहले वो अपनी बॉडी ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि जब वो पानी में गिरे तब ज़्यादा उनको चोट ना लगे और वो ऐसे ठीक से गिरे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसको प्रूव भी किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।